एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति जो हिंदू भेष में साजिश की स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कर रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। और इस बार सच्चाई की परत जी न्यूज ने खोली। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे से उठी इस कहानी में हर परत साजिश की बुनियाद पर टिकी थी। ढाबा हिंदू नाम से था, लेकिन मालिक और कर्मचारी मुस्लिम थे। कांवड़ यात्रा के सबसे संवेदनशील रूट पर एक ऐसा ढाबा जो हिंदू नाम की आड़ में चल रहा था और अंदर से मुस्लिम तंत्र उसे चला रहा था। जी न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया, सब कुछ सामने रख दिया। जिस शख्स को गोपाल बताया जा रहा था, बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल। और आपका असली नाम था जम्मल। जिस गोपाल को सामने लाकर पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा था, उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ किया, पहलगाम के अंदर गोलियां मारी? वो कोई गोपाल नहीं बल्कि असल में मुसलमान है जिसका नाम तजम्मुल है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान पंडित ढाबा नाम से चल रहा था एक साजिश का अड्डा। ढाबे का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा, कर्मचारी का नाम गोपाल, हाथ पर कलावा, माथे पर तिलक। लेकिन ये सिर्फ मुखौटा था। अब इसके पीछे की असलियत जानिए। नाम तजम्मुल, धर्म मुसलमान, मकसद छल, भ्रम और साजिश। और इसका खुलासा हुआ जी न्यूज के रियलिटी चेक में। जी न्यूज की टीम जब मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहुंची तो परत दर परत मामले का खुलासा होता गया। ढाबे के बोर्ड से लेकर हर प्रतीक तक हिंदू आस्था का प्रचार था, लेकिन अंदर से सारा तंत्र मुस्लिम पहचान वाला निकला। यही नहीं, जब जी न्यूज ने कैमरा ऑन किया तो तजम्मुल उर्फ गोपाल से बात की तो उसने खुलकर कबूला कि मालिक सनव्वर ने उससे पहचान छिपाने को कहा था। असली नाम तजम्मुल। तजम्मुल जी। किसने आपको कहा कि आपको अपना गोपाल बताना है नाम? होटल वाले ने रखा था तब खुद अभिषमा। कौन होटल वाला, क्या नाम है? सनव्वर। इन्होंने कहा था अपना नाम बदल दे। हाँ, तो नाम मेरा तजम्मुल। सही। क्यों, ऐसा क्यों? होटल चलाने के लिए उन्होंने अपना। क्या वजह थी वहाँ पे ढाबे पे जो पंडित जी लिखा हुआ था? पंडित जी क्यों नाम लिखा गया, आपको क्या समझ में आया? ना अपना नाम बदल को होटल चला रहे हैं। क्यों, क्या फायदा क्या हो रहा था? बस। अब सोचिए, अगर जी न्यूज की टीम मौके पर ना जाती, अगर रियलिटी चेक ना होता, तो यही तजम्मुल गोपाल बनकर पूरे देश को गुमराह करता रहता। आप एक थे और दूसरा जो आदिल था जो रोटी बनाता था। जी। अच्छा, आदिल जो है अभी भी काम कर रहा है वहाँ पे? कर रहे हैं वहाँ से फिलहाल। अच्छा, आप नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते हैं? नहीं। आप नॉनवेज, मांस, अंडा, मछली कुछ नहीं खाते? नहीं, सादा खाना खाया। ये उस गहरी साजिश का पर्दाफाश है जो हिंदू आस्था को ठगने, धोखा देने और भीतर से खोखला करने के इरादे से रची गई। अब सवाल उन पर भी उठता है जो इस पूरे मामले में सेक्युलरिटी की ढाल लेकर हिंदू संगठनों को कोस रहे थे। क्या ऐसे लोग जी न्यूज की रिपोर्ट देखने के बाद माफी मांगेंगे? ये महज खुलासे का एक चैप्टर था। इसके अलावा और भी ऐसे सनसनीखेज खुलासे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रजेश तिवारी, मुजफ्फरनगर, जी मीडिया। ये रिपोर्ट आपने देखी, तजम्मुल का कबूलनामा दिखाया मैं आपको। अब मैं आपको तजम्मुल का ये आधार कार्ड दिखाने जा रहा हूं। ये आधार कार्ड तजम्मुल का है, डेट ऑफ बर्थ सामने है। डेट ऑफ बर्थ 1/1/1982 तजम्मुल के आधार कार्ड में लिखी हुई। ऊपर नाम देखिए, तजम्मुल का है। ये शक्ल पहचानी उसी व्यक्ति की जिससे बात करते हुए हमारे रिपोर्टर ने अभी उससे पूछा था कि उसका नाम क्या है। ये आधार कार्ड की कॉपी में दिखा रहा हूं तजम्मुल के आप। तजम्मुल की फोटो यहां पर है, तजम्मुल का नाम यहां पर है, तजम्मुल की डेट ऑफ बर्थ यहां पर है। सिक्योरिटी रीजन से आधार कार्ड का नंबर हमने छिपा दिया। इसी शख्स को अभी तक गोपाल बताया जा रहा था। गोपाल बता करके एक अलग पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जी न्यूज का रिपोर्टर वहां पहुंचा, ना सिर्फ गोपाल की असलियत बता दी कि तजम्मुल क्या है, बल्कि उस एजेंडे को ध्वस्त भी कर दिया जो गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कांवड़ पर साजिश सिर्फ ये इकलौता किरदार, इकलौता मुहावरा बनाने की कोशिश नहीं की गई। इसके 3 अलग अलग किरदार हैं। पहला और सबसे अहम किरदार तजम्मुल, जिसकी फोटो मैंने आपको दिखाई, जिसका आधार कार्ड आपको दिखाया, जिसकी तस्वीर मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूं। इसी शख्स को गोपाल बताया जा रहा था। सर्विंग कर्मचारी के रूप में वहां काम करता था ढाबे के अंदर। कलावा ये पहनता था, झूठी हिंदू पहचान अपने दिखाने की कोशिश करता था।
धर्म से मुसलमान है। ढाबे में हिंदू पहचान बताई जाती थी। किसी के धर्म से जी न्यूज़ को कोई दिक्कत नहीं है। हमें, आप किसी भी धर्म को पालन करते हो लेकिन उस पर गर्व करना चाहिए, धर्म छिपाना नहीं चाहिए। पहला किरदार आपने देखा, अब दूसरा किरदार मैं दिखाता हूं जिसका नाम है सनव्वर। ये वही पंडित जी हैं जो ढाबा चलाता है। तजम्मुल ने इसे ही अपना मालिक बताया, अपना नाम बदला इसने और पंडित ढाबा चलाना शुरू किया। अब तीसरा किरदार यहां आता है। दो किरदार आपने देखे, तीसरा किरदार जिसका नाम है आदिल। पंडित ढाबे में यही आदिल रोटी बनाता है और अभी भी यही काम कर रहा है। ये तीन किरदार हैं जो अपने आप में बड़ी वजह बताने के लिए कि क्यों ये नाम जांचना जरूरी है, पहचान बताना जरूरी है। ये पंडित जी वैष्णो ढाबा, और अपडेट यहाँ पर ये है कि यहाँ का पूरा मैनेजमेंट बदल गया है। और जो गोपाल उर्फ तजम्मुल ने हमें बताया कि ये जो तंदूर है जहाँ पे अभी मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस तंदूर पर एक आदिल नाम का लड़का भी काम किया करता था। वो भी यहाँ से अब हट चुका है और ये पूरा का पूरा किचन का पोर्शन, और यहाँ पर जो इसका दावा है वो ये कि यहाँ पर आदिल काम करता था। और इसके बाद अब चूंकि मैनेजमेंट बदल गया है, लेकिन यहाँ पर जो और भी जो लोग हैं जो अभी इस पूरे मैनेजमेंट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे और समझेंगे। मैनेजमेंट बदला है लेकिन एक महिला अभी भी है जो पुरानी है। आप कब से यहाँ पे काम कर रही हैं? जी मैं तो होगा जी कम से कम 1 साल होगा भैया। अच्छा, उस दिन 3 दिन पहले क्या हुआ था इसमें, यहाँ पर कैसे पूरी घटना हुई थी, एक बार बताइएगा। घटना तो बहुत बड़ी हुई थी जी। पंडित जी आए थे, मैं कहाँ पे उस वक्त पंडित जी कहाँ बैठे थे? जो तजम्मुल की जो बात की जा रही है वो कहाँ पे था? एक बार मुझे पूरी जगह को दिखा के बताइए। पंडित जी तो जी वहाँ थे, बाहर बैठे थे। अच्छा, पंडित जी कौन है ये? पंडित जी थे, हमें नहीं पता महाराज कौन है, क्या नाम महाराज आए थे, उन्होंने करा था जो करता है। आपको भी नाम बदलने के लिए बोला था? जी मुझे नहीं बोल रहा। और किसको नाम बदलने के लिए बोला था? नाम है यहाँ किसी को नाम, जब हमारा नाम है हम कैसा नाम बदल देंगे अपना? जैसे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हम तो जो हमारा नाम है वही बताएंगे। उसके बाद इस कमरे में ले गए, आइए इस कमरे में लेगा जी, भगा कर ले गए। सारी पब्लिक पीछे थी जिस टाइम पर हम उसके पीछे गए। इसका क्या करेंगे? तो यहाँ गेर का जी, आप यहाँ खड़ी थी आप उस वक्त? जब उसे ले जाए, मगर पता नहीं क्या लफड़ा होगा, कभी मार ना दे, बीमार वैसे था वो इंसान। अब मैं आपको तजम्मुल के 10 बड़े खुलासे बताने जा रहा हूं जो ऑपरेशन मुखौटा के चलाते हुए सामने आए हैं। पहला खुलासा, तजम्मुल ने स्वीकार किया कि मेरा नाम गोपाल नहीं है, मेरा नाम तजम्मुल है। इसने स्वीकार किया कि मैं धर्म से मुसलमान हूं और अपने धर्म का पालन करते हुए नमाज पढ़ता हूं। इसने ये बताया कि इसको होटल मालिक ने हिदायत दी कि अपना नाम बदल दो और अपना नाम तजम्मुल से बदल करके गोपाल रखो। तजम्मुल ने बताया कि मुझसे आधार कार्ड मांगा गया और अंदर ले जाकर के मुझे पीटा तक गया। तजम्मुल ने कहा कि मैंने जो हाथ में कलावा बांधा हुआ है ये मुझे जबरन पहनवाया गया है। तजम्मुल ने बताया कि मुझे कपड़े उतरवाने पर मजबूर किया गया। उसने कहा कि सनव्वर जो कि होटल का मालिक है वही ढाबे पर पंडित जी बनकर बैठा, नहीं होटल के मालिक ने अपना नाम बदला, इन तसव्वुर का नाम बदला और हाथ में कलावा बांधा। इसने कबूला है कि मैं वहां से जाना चाहता था लेकिन मुझे धमकाया गया, मुझे पीटा गया। इसने ये कहा है कि कांवड़िए जो इस रूट पर आते थे वो इस ढाबे पर रुकते थे, यहीं पर खाना खाते थे और ऐसी ढाबों की पहचान लगातार की जा रही है जो कि अपना नाम कुछ और बताते हैं और होते कुछ और हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और एसटी हसन ने जिस गोपाल को आधार बना करके हमले किए, एजेंडा बनाया, प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की, सवाल उठाए, जी न्यूज़ के खुलासे के बाद अब उनके बयान भी एक्सपोज हो चुके हैं। संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है? उसने कहा नाम से क्या मतलब? उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में उस शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? आज की तारीख में उत्तर प्रदेश देश के सेंसिटिव जोन में आता है और उत्तर प्रदेश में जो पूरा कांवड़ रूट है वो अपने आप में एक सेंसिटिव जोन बन चुका है जिसकी तैयारियां कुछ इस तरीके से की जा रही हैं। अवैध किलाबंदी की जा रही है,
हर मोर्चे पर ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन किया जा रहा है। पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। हजारों जवान ऐसे हैं जो मोर्चा संभाल चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में सारी फोर्सेस मिल करके ये कोशिश कर रही हैं, सुनिश्चित कर रही हैं कि कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही सीएम आदित्यनाथ योगी का निर्देश है कि प्रदेश के अंदर हर त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए। और इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स इसके लिए हाईटेक प्लान बना चुकी है। देश का सबसे सेंसिटिव जोन, योगी का मेगा ऑपरेशन ऑन। सबसे हाई रिस्क वाले हॉटस्पॉट, योगी की स्पेशल फोर्स तैनात। कांवड़ रूट पर कड़ी चौकसी, पुलिस बिना पलक झपकाए खड़ी। हर साल कांवड़ आते ही कांवड़ यात्रा का माहौल बन जाता है। लाखों शिवभक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री निकल पड़ते हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई विघ्न कांवड़ यात्रा में पड़ ही जाती है। मगर इस बार मामला कुछ अलग है। इस बार योगी सरकार फुल ऑन मोड में है। कोई कट्टरपंथी या कोई भी शरारती तत्व अगर कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने के लिए सोच रहा है तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि इस बार योगी फोर्स ने पूरे कांवड़ रूट को लेकर स्पेशल जोन तैयार किया है और किसी तरह से कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया है। योगी फोर्स कांवड़ यात्रा के लिए भी फ्लैग मार्च कर सुरक्षा मजबूत कर रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी सर्चिंग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर संत कबीर नगर तक पुलिस सड़क पर उतरकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रही है। साथ ही उपद्रवियों को क्लियर मैसेज भी दे रही है। महाराजगंज से लेकर मथुरा तक योगी फोर्स सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च कर रही है। दरअसल इस बार यूपी के कांवड़ यात्रा पर पूरे देश की नजर है। यूपी का कांवड़ रूट देश का सबसे संवेदनशील जोन है। वेस्ट यूपी की पूरी फोर्स इस सेंसिटिव जोन पर मोर्चा संभाले हुए है। बिना पलक झपकाए 24/7 मुस्तैदी से सुरक्षा इंतजाम में जुटी है। कांवड़ यात्रा को लेकर उन जिलों में खास सतर्कता बरती जा रही है जो संवेदनशील माने जाते हैं, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसलिए कांवड़ रूट पर पड़ने वाले जिलों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। फिर जोन को अलग अलग सेक्टर में बांटा। मेरठ रेंज के 4 जिलों में 57 जोन और 155 सेक्टर बनाए गए हैं। 184 सेंसिटिव जगहों को भी चिन्हित किया गया है। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में कांवड़ के लिए 540 किलोमीटर चिन्हित किया गया है, जिसमें 119 जगहों पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है। साथ ही 15,000 से अधिक पुलिस फोर्स तैनात किए जाएंगे। मतलब यूपी के हर जिले में कांवड़ यात्रा वाले रूट पर योगी फोर्स चौकस नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के कांवड़ रूट को सेंसिटिव जोन कहा जा रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। यूपी के गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा का जो रूट है, गाजियाबाद से शुरू होता है, हापुड़ पहुंचता है, हापुड़ के बाद मेरठ पहुंचता है। ये पूरा रूट मैं दिखा रहा हूं आपको। हापुड़ पहुंचने के बाद आगे मेरठ पहुंचता है, मुजफ्फरनगर से होते हुए उसके बाद हरिद्वार पहुंचता है, रुड़की होते हुए हरिद्वार तक पहुंचता है। गाजियाबाद से हरिद्वार तक कांवड़ मार्ग पर कई संवेदनशील इलाके हैं, जिनमें मुख्य रूप से बताया जाता है मुरादनगर से टीला मोड़ पाइपलाइन रोड और कादराबाद बॉर्डर से गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर तक का इलाका, जो कि सेंसिटिव जोन बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांवड़ रूट को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के मिशन मोड में है। पूरे कांवड़ रूट में किसी अनहोनी की आशंका को दरकिनार किया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। उस हर इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। हर सेंसिटिव जोन का खास ख्याल रखा जा रहा है। पहले के मुकाबले सीसीटीवी का जो नंबर है बढ़ा दिया गया है। अभी आपको बताया कि हमने एआई कैमरे से लेकर एएनपीआर कैमरे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 30 किलोमीटर के दायरे में 15,000 कैमरास को इंस्टॉल किया गया है। योगी का मिशन पहचान, उपद्रवी 100% भुगतेंगे अंजाम। गंगा ब्रिगेड पर चौकस नजर, योगी फोर्स लेगी खबर। करीब 150 घंटे बाद योगी फोर्स की बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है, जब यूपी के कांवड़ यात्रा रूट पर कांवड़ियों का रेला लगेगा। यूपी के सबसे सेंसिटिव जोन यानी 240 किलोमीटर के रूट पर शिव भक्तों के जयकारे गूंजेंगे। लेकिन उससे पहले योगी फोर्स अपनी फुल प्रूफ तैयारियों में जुट गई है।
इस बार कांवड़ रूट पर 15,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन इसके साथ ही इस बार तकनीक का भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। देश का सबसे सेंसिटिव जोन बन चुके कांवड़ रूट की निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस लगातार गश्त कर रही है, साथ ही पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया है। शहर में करीब 740 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और तो और वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर के 30 किलोमीटर के दायरे में कैमरे लग गए हैं और कैमरे ये वो हैं जो हर एक मूवमेंट पे नजर रखेंगे, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, आपकी संदिग्ध गतिविधि हो, हर जगह पुलिस के कैमरे, पुलिस की तीसरी आंख जिसको कहा जाता है वो है। और मेरे पीछे तस्वीर देखिए, ये पूरा का पूरा स्क्रीन, पूरे के पूरे स्क्रीन में इस वक्त आपको मुजफ्फरनगर दिखाई दे रहा है। ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे सामने आपको शिव मंदिर दिखाई देगा और इसी शिव मंदिर पर सबसे ज्यादा निगाह होती है। खास बात यह कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान सीसीटीवी के अलावा ANPR कैमरा, PTZ कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। यानी योगी फोर्स की तैयारी है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर उपद्रवी पर नजर रखी जाए। लिहाजा इस बार ANPR कैमरा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि गाड़ियों की पहचान कर हर संदिग्ध पर नजर रखी जा सके। मुरादाबाद में इस बार पहले की तुलना में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही इस बार ड्रोन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है ताकि दंगा ब्रिगेड पर पैनी नजर रखी जा सके। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम का जो त्यौहार है, इसको लेकर के हम लोगों ने हम अपनी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें जो भी होमवर्क हमारे लेवल से होता है, हम लोग के लेवल से सारी हम लोगों ने पूरी कर ली हैं। सभी थाना क्षेत्रों में सभी लेवल्स पे जो पीस कमेटी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, सब पूरी की जा चुकी हैं। मुरादाबाद ही नहीं, गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ रूट में हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है और योगी फोर्स कांवड़ रूट की सिक्योरिटी पहले से और टाइट करने में लगी है। सीसीटीवी से लैस करने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू है। देखिए, टैंक चौराहे की तस्वीरें हैं। टैंक चौराहे पर सीसीटीवी का मकड़जाल जो है वो मेरठ पुलिस की ओर से अब यहाँ लगा दिया गया है और प्रत्येक गतिविधि पर अब मेरठ पुलिस की नजर जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। यानी कांवड़ रूट में इस बार सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं जिन्हें भेद पाना नामुमकिन है। यानी इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव किया तो योगी फोर्स के कोप भाजन के लिए उसे तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कांवड़ रूट की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने क्या क्या प्लान तैयार किए और इस प्लान को त्रिनेत्र प्लान क्यों कहा जा रहा है। पहला, कांवड़ रूट और प्रमुख मंदिरों में सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम से कांवड़ रूट और मंदिरों के सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जाएगी। सोशल मीडिया की निगरानी भी की जाएगी। किसी भी अफवाह, किसी भी भड़काऊ पोस्ट पर तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाएगा। कांवड़ यात्रा के दौरान सादे कपड़ों में पुरुष और महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगे। मंदिरों में बाहर से लेकर और अंदर गर्भगृह तक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। ये फुल प्रूफ सुरक्षा की प्लानिंग है। लेकिन मुहर्रम पर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अब तलवारें नजर नहीं आएंगी। तो ये दिल्ली में योगी मॉडल की तर्ज पर एक और मॉडल लागू कर दिया गया। मुहर्रम को लेकर के जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उसके मुताबिक जुलूस में किसी तरह का कोई हथियार नहीं लहराया जाएगा। आमतौर पर आप हथियार लहराते हुए अलग अलग धार्मिक पर्वों पर देखते हैं, लेकिन अब दिल्ली में भी प्रतिबंध लगा दिया गया और इसी फैसले को लेकर के एक वर्ग है जो बेचैन भी है। का मकसद कभी भी उसमें कोई हथियार तो दिखाए नहीं जाते, आर्टिफिशियल वो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। हथियार की नुमाइश के सवाल सिर्फ मुहर्रम ही क्या, कभी भी नहीं होनी चाहिए किसी भी मौके पर, किसी भी जुलूस में। मुहर्रम पर लहराए हथियार तो हो जाओगे गिरफ्तार। मुहर्रम पर हथियार बैन, यूपी तो दिल्ली, मौलाना क्यों बैठे। यूपी तो दिल्ली मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस तय हो गई। पहले यूपी में मुहर्रम के दौरान हथियार लहराने पर योगी सरकार ने रोक लगाई। अब दिल्ली में भी योगी मॉडल को लागू कर दिया गया। मुहर्रम की आड़ में दंगा ब्रिगेड किसी साजिश को अंजाम न दे, इसके लिए दिल्ली में भी मुहर्रम के जुलूस की हद तय कर दी गई। साफ साफ बता दिया गया है कि मुहर्रम के जुलूस में धारदार हथियारों का प्रदर्शन बैन होगा। एयर गन, पिस्टल के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। जुलूस के दौरान स्टंट की अनुमति नहीं मिलेगी। भड़काऊ नारे न लगाने की सख्त हिदायत दी गई। उनसे भी मैंने उम्मीदें रखी हैं कि अपने प्रोसेशन में कुछ इस प्रकार की जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं वो ना रहे। खासकर साउंड, मेजर लाउडस्पीकर बजते हैं या कोई फायर स्टंट होता है या डिस्प्ले ऑफ आर्म, उस पर थोड़ा सा
कंट्रोल रखें। पहले भी गाइडलाइंस इशू है और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि ऐसे प्रोसेशन में कोई भी वेपन का, तलवार का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी के लिए डेंजरस होती है और इसमें कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। लेकिन मुहर्रम के दौरान हथियार बैन किए जाने को लेकर मौलाना साहब बेचैन हो गए हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। का मकसद कभी भी उसमें कोई हथियार तो दिखाए नहीं जाते, आर्टिफिशियल वो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर कोई वहाँ पे, बल्कि इसके मुकाबले में तो यहाँ बहुत सारे जुलूस हैं जहाँ नंगी तलवारें और बंदूक दिखाई जाती है। तो इस एतबार से तो ये गलत है, मुहर्रम को ख़ास तौर से निशाना बनाना मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं है। दरअसल यूपी में योगी फोर्स ने मुहर्रम में किसी तरह का तनाव न फैले, उसे देखते हुए मुहर्रम के दौरान हथियार लहराने पर बैन लगाया था। यूपी में मुहर्रम की गाइडलाइंस के मुताबिक बिना लाइसेंस के जुलूस नहीं निकाला जाएगा, सभी त्योहार परंपरागत रूप से मनाए जाएंगे, किसी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी, जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह बैन रहेगा, निर्धारित मार्गों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जुलूस में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, केवल 2 छोटे स्पीकर की अनुमति होगी, संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा मजबूत की जाएगी। यूपी से लेकर दिल्ली तक मुहर्रम में हथियार लहराने पर बैन को लेकर मौलाना गरम है। और जहाँ तक हथियार की नुमाइश के सवाल है, सिर्फ मुहर्रम ही क्या, कभी भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मौके पर, किसी भी जुलूस में, इसकी तो कानून इजाज़त नहीं देता। मौलाना साहब भले ही गुस्से से लाल हो रहे हों, लेकिन चाहे यूपी हो या फिर दिल्ली, त्योहार के नाम पर हथियारों की नुमाइश अब नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इसी बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली सरकार ने CAQM को पत्र लिखा, सरकार ने जांच में परेशानी का दिक्कत का हवाला दिया। दिल्ली के मंत्री मंजिल सिरसा ने कहा कि सरकार ने प्रदूषण पर कदम उठाए हैं, जनता को परेशान नहीं होने देंगे। सिरसा ने कहा कि पुरानी गाड़ियां जब्त नहीं की जाएंगी, पड़ोसी राज्यों में भी नियम लागू होना चाहिए, बैन का नियम लागू नहीं कर रहे हैं। सुनिए जरा। CAQM पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए, उनकी एज को डिफाइन करते हुए बैन ना किया जाए, उनकी पोल्यूशन की क्या कैपेसिटी है उसको देखते हुए बैन किया जाए। इस तरह की भी जो है हम अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए और ऐसे जानकारी देने के लिए रास्ता बना रहे हैं। और अब बात आसमान से बरसती हुई आफत की, जिसकी वजह से शहर शहर मुसीबतें। हैरानी इस बात की, रेगिस्तान तक में बाढ़ आ चुकी है। राजस्थान के ऐसे कई इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं जो इस वक्त जलमग्न हैं। जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, अजमेर, यहाँ की सारी सड़कें अब सैलाब में डूब चुकी हैं। हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे राजस्थान में लहरों का राज कायम हो गया। मॉनसून की शुरुआत होते ही राजस्थान में ऐसे हालात हो गए कि देखने वालों को यकीन ना आए। आमतौर पर सूखे और रेत के लिए मशहूर राजस्थान में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर की सड़कों पर सैलाब आया हुआ है, गलियों में घर डूबे हुए हैं, लोगों की गाड़ियां बह रही हैं। झमाझम बारिश, ये जा रही मोटरसाइकिल। ये 5 तस्वीरें राजस्थान के अजमेर, कोटा, जोधपुर, टोंक और चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां आसमान से गिरती बारिश की बूंदें सब कुछ डुबा देने पर आमादा है। मकान, दुकान, गांव, शहर, हर तरफ लहरों का साम्राज्य है। कहीं बांध से पानी छोड़ना पड़ रहा है तो कहीं सड़कों पर ही बाढ़ नजर आ रहा है। अजमेर के इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये सड़क है या कोई नदी। अजमेर दरगाह इलाके से लेकर शहर के गली मोहल्लों और बाजारों में पानी का इतना तेज बहाव है कि लोगों का अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल है। और तो और आलम यह है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां अपने आप बहती जा रही हैं। लगातार हो रही बारिश से अजमेर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। शहर ने जल सैलाब की शक्ल अख्तियार कर ली है। जोधपुर में भी जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। शहर के ज्यादातर हिस्से का यही हाल है। टोंक जिले में सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई कॉलोनियों में पानी भर गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़कें दरिया बन गई और लोग घरों में कैद होकर रह गए।
बाहरी इलाकों का हाल तो और भी बुरा है। पाली में बारिश के बाद सड़क के ऊपर सैलाब बह रहा है, जिसे पार करने की कोशिश में कुछ लोगों की जान पर बना। गाड़ी में सवार ये लोग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनकी गाड़ी सैलाब के बीच में ही फंस गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अब चित्तौड़गढ़ की तस्वीर देखिए। यहाँ तेज बारिश के बाद जवाहर सागर बांध के 2 गेट खोलने पड़ गए, जिससे कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए। ऊंचे इलाकों से उतरता पानी मैदानी इलाकों पर आफत की तरह टूट पड़ा है। कोटा बैराज में भी पानी भर जाने से कई गेट खोलने पड़ गए, जिससे आसपास के गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हैरानी इस बात की है कि अभी तो मानसून की शुरुआत भर, अगस्त में कैसी आफत आएगी कहना मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ राजस्थान में लहरें बेचैन हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है और लोगों का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मंडी में इसी आफत से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालत जरा देखिए, क्रेन उतारनी पड़ रही है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। नदी किनारे जो घर हैं उनकी मिट्टी कटान की वजह से घर पूरे के पूरे नदी में समा जा रहे हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। मंडी में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 30 लोग लापता हो चुके हैं, 154 घर ध्वस्त हो चुके हैं, 14 पुल डैमेज हो चुके हैं, 188 रोड ब्लॉक। सरकारी आंकड़े ये हैं कि कुल मिलाकर के 115 करोड़ का नुकसान सिर्फ हिमाचल की मंडी में है। आपको हिमाचल से उत्तराखंड ये तबाही की कुछ तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। पहाड़ी इलाकों पर मानसून की ऐसी मार पड़ी है कि देवभूमि त्राही त्राही कर रही है। हिमाचल से उत्तराखंड तक बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसका नतीजा है कि दोनों सूबों के सैकड़ों लोगों की जान आफत में फंसी हुई है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल के मंडी में मची है, जिसकी तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बाढ़ लैंडस्लाइड से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग लापता हैं। ये तस्वीरें मंडी में बादल फटने के बाद आई तबाही की गवाही दे रही हैं। जी न्यूज की टीम जब मंडी के इस गांव में पहुंची तो हर तरफ सैलाब के साइड इफेक्ट नजर आ रहे थे। पूरे रास्ते में पहाड़ से गिरा मलबा रोड पर पड़ा था। गांव तक जाने की सड़कें टूटी हुई थी। हमारी टीम पहाड़ पर करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर उस जगह पहुंची जहां सैलाब में 9 लोग बह गए थे। सोलंग वैली के पास ये मीटरोलॉजिकल गैलरी है, गैलरी नंबर 3, जिसके एक मुहाने पर जो है फ्लैश फ्लड। इसके हालांकि जो है इसका कोर्स बदला है और कोर्स बदलने के बाद ये हाईवे पर पूरा मलबा आ गया और उसके बाद ट्रैफिक जो है दोनों तरफ से बाधित हो चुका है। मंडी पठानकोट हाईवे पर भी पहाड़ दरकने की खबर आई, जिसके कारण इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया और सैकड़ों लोग भारी जाम में फंस गए। लगातार बारिश के कारण ब्यास नदी में भी भयंकर बाढ़ आ गई है। लहरों का शोर लोगों के दिल में खौफ भर रहा है। इस बीच राजधानी शिमला के पास नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य के दौरान लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। आसपास के इलाकों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ गया। वहीं ऊना में भारी बरसात के बाद मैदानी इलाके जलमग्न हो गए। लोग अपने घर और सामान बचाने में जुटे हुए हैं। पूरा जो है आजू बाजू रोड के किनारे वाले घर पूरा पानी में डूब गए हैं। सुबह से हम लोग 5 बजे से लगे हुए हैं, पानी की निकासी को पुलियां खुलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पानी निकलने का अभी नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ धाम से लौटने वाले करीब 40 श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक केदारनाथ धाम के रास्ते में सोनप्रयाग के पास देर रात पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता जाम हो गया, लिहाजा केदारनाथ धाम यात्रा थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ गई। वहीं लगातार बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी और दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने घाट और मंदिर भी डूब चुके हैं। आशंका है कि पहाड़ों की यह सूरत फिलहाल बदलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो मानसून शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको एक बहुत परेशान करने वाली खबर में बताने जा रहा हूं और देखनी जरूरी है, और कम से कम हर उस शख्स के लिए देखनी जरूरी है जो मेट्रो सोसाइटी, जो मेट्रो शहरों में रहते हैं या मल्टी फ्लोर सोसाइटीज में रहते हैं। क्योंकि पुणे की ऐसी ही हाई राइज सोसाइटी में एक शख्स ने कुरियर बॉय का रूप धरा, एंट्री की, एक लड़की के फ्लैट में घुसा, उस लड़की के साथ रेप किया, बड़ी आसानी से बाहर निकल गया और जाते जाते मैसेज छोड़ गया
that I will come back. हाईटेक सिटी पुणे में रेप की ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर यहाँ रहने वाला हर शख्स हैरान और परेशान है। एक हाई राइज सोसाइटी में रेपिस्ट ने कुरियर बॉय बनकर एंट्री की और फिर एक फ्लैट में रहने वाली अकेली लड़की से रेप कर बड़े ही आराम से फरार हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि दरिंदे ने पीड़ित लड़की के मोबाइल पर सेल्फी लेने के साथ धमकी भरा मैसेज लिखा है कि अगर किसी को बताया तो मैं फिर आऊंगा। मैसेज में उन्होंने लिखा है कि अगर ये बात आप किसी को लीक करोगी तो मैं फोटो वायरल करूंगा और मैं दोबारा आऊंगा। सोचिए, मेट्रो शहरों की जिन बड़ी बड़ी सोसाइटीज में लोग सिक्योरिटी के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर फ्लैट खरीदते हैं, वहां इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। बताया जा रहा है कि आरोपी शाम 7:30 बजे सोसाइटी में खुद को कुरियर बॉय बताकर घुसा और फिर फ्लैट पर पहुंचकर बैंक के पेपर्स लाने की बात कही। आरोपी ने साइन करने के लिए पेन लाने को कहा और जैसे ही लड़की कमरे में गई, दरिंदे ने फ्लैट को अंदर से लॉक कर लिया। इसके बाद लड़की को बेहोश करने के लिए उसके चेहरे पर कोई स्प्रे किया और फिर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने लड़की के मोबाइल से फोटो लेकर धमकी भरा मैसेज भी छोड़ा। आरोपी ने लिखा था कि अगर किसी को बताया तो मैं फोटो वायरल कर दूंगा और फिर लौट कर आऊंगा। मैसेज में उन्होंने लिखा है कि अगर ये बात आप किसी को लीक करोगी तो मैं फोटो वायरल करूंगा और मैं दोबारा आऊंगा। हालांकि वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और दरिंदे की तलाश में जुट गई है। पुणे शहर के इसी कोंडा पुलिस स्टेशन के एरिया में एक बड़ी हादसा, बड़ी वारदात सामने आई, जिसमें आरोपी ने एक महिला युवती को अपने घर में घुस के उसके ऊपर रेप किया है। पूरा सीसीटीवी में वो आइडेंटिफाई हो चुका है और ये जो घटना है अभी पुलिस पूरी तरह से तहकीकात कर रही है। पुलिस ने पीड़िता को सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई, जिससे उसकी पहचान कर तलाश शुरू कर दी गई है। घटनास्थल का पुलिस ने पंचनामा किया, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कार बुलाई गई, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए और निर्भया का मेडिकल इन प्रोग्रेस में है। इस मामले में फौरन एक्शन के लिए कुल 10 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 5 क्राइम ब्रांच और 5 जोनल टीमें शामिल हैं। इसकी 10 टीम्स इसमें काम कर रही है। जल्दी हम आरोपी को आइडेंटिफिकेशन हुआ है सीसीटीवी के सामने। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हस्तगत किए है, उसका एनालिसिस जारी है। हमने सस्पेक्टेड लोगों के फोटोज भी निर्भया को दिखाए। जल्दी हम आरोपी को नैप करेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोर टू डोर डिलीवरी के दौर में इन सोसाइटीज में बहू बेटियों की सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? आखिर इस दरिंदगी के पीछे जिम्मेदार लोगों को क्या सजा दी जाएगी? क्योंकि ये वारदात ऐसी सोसाइटी में हुई है जहां हमेशा कड़ी सुरक्षा होने का दावा किया जाता है। पुणे से चंद्रकांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप अपने घर में या अपनी दुकान में नौकर रखते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए जो घर में नौकर रखते हैं, क्योंकि आपको सावधान होने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर आई है जिससे हर कोई हैरान है। दिल्ली का लाजपत नगर इलाका, एक नौकर ने मालिक की बीवी और बेटे की हत्या की। वजह थी मालकिन का किसी बात को लेकर डांटना। इसी डांट से नाराज होकर नौकर ने दोनों की धाड़ हत्या की। तो वैसे ही लखनऊ में भी एक दामाद ने अपने सास ससुर की चाकू मारकर हत्या कर। रिपोर्ट पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां नौकर ने ही मालिक के परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी, और दूसरी तस्वीर लखनऊ की, जहां किसी बात से नाराज दामाद ने सास ससुर को मौत के घाट उतार दिया। यानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किस तरह से भरोसे का कत्ल हुआ, उसकी गवाही ये 2 तस्वीरें दे रही हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में एक हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन आज सुबह पूरा परिवार तबाह हो गया, क्योंकि आज सुबह घर में मां बेटे की लाश मिली। हत्यारे ने वारदात को तब अंजाम दिया जब परिवार का मुखिया अपनी दुकान पर था। जब वो घर पहुंचता है तो देखा घर अंदर से बंद है और सीढ़ियों से ही खून की धार है। ये सब देखकर उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई तब घर का दरवाजा तोड़ा गया और जब अंदर घुसे तो देखकर सब सन रह गए। 3 लोगों का जो परिवार है वो यहाँ रहता था। पिता कहीं बाहर गए हुए थे। इसी दौरान जो है माँ और बेटे की जो हत्या है वह धारदार किसी हथियार से जो है कि उनकी हत्या कर दी जाती है। और जहाँ माँ का जो शव है वो बेड पे पड़ा हुआ था, तो वहीं बेटे की जो अगर शव है तो वो बाथरूम में पड़ा हुआ। इस पूरे मामले में हत्या के आरोपी का खुलासा तब हुआ जब घटना के बाद से ही घर का नौकर फरार पाया गया। लेकिन पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो नौकर ने बताया कि मालकिन ने डांटा था
इसीलिए डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। इस हत्या के पीछे जो है, जो यहाँ का नौकर है, उसको बताया जा रहा है कि उसका हाथ है, जिसको हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की पूछताछ चल रही है। तो वहीं लखनऊ में भी ऐसी ही वारदात देखने को मिला, जहां एक दामाद ने अपने ही सास ससुर को बेरहमी से मार डाला। आरोपी का उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से पत्नी 5 साल से अपने मायके में रह रही थी। आरोपी सुलह के इरादे से अपनी ससुराल गया था, जहां किसी बात को लेकर ससुराल वालों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद दामाद ने चाकू से सास ससुर पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी और वहां से भागने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन 2 मेट्रो शहर से आई हत्या की इन तस्वीरों ने फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर लोग किसे अपना माने और किस पर भरोसा करें। दिल्ली से हरिकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। और अब बात करते हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा की। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर नरसंहार किया था, आपको याद होगा। लेकिन उसी पहलगाम की पहाड़ियां आज बाबा अमरनाथ के भक्तों के जयकार से गूंज रही हैं। इस यात्रा से चिढ़ने वाले आतंक परस्त लोगों का सेना हिसाब कर रही है, जिसकी आवाज पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। एक तस्वीर में दिखाता हूं आपको और साथ ही साथ कुछ आंकड़े आपको जानना जरूरी है। पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश को कैसे नाकाम किया जाए, ये गाइड एक खुलासा कर रहा है। गाइड कह रहा है कि 4 आतंकियों की घुसपैठ का टारगेट था। घुसपैठ के लिए उस गाइड को 20,000 रुपए दिए गए और ये टास्क उस गाइड को पाकिस्तान की सेना की तरफ से दिया गया। 29 जून को आरिफ घुसपैठ करवा रहा था। सुरक्षा बलों की सतर्कता से घुसपैठ को नाकाम किया गया और आरिफ को पकड़ लिया गया। आरिफ के पास से फोन बरामद हुआ जो पड़ोसियों के वाईफाई से बात करता था। पाक सेना के किसी अधिकारी के संपर्क में आरिफ था और अब हालात ये हैं कि आरिफ बार बार पूछताछ के दौरान अपने बयान को बदल रहा है। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए आरिफ को क्यों चुना। क्या वजह थी कि आरिफ को 4 आतंकियों की घुसपैठ के लिए सिर्फ 20,000 रुपए दिए। इस रिपोर्ट में हर एक डिटेल है। एलओसी के बिल्कुल नजदीक 5 किलोमीटर दूर ही आरिफ जो है वो उसका गांव था, जहां पर आरिफ नाई का काम जो है वो यहां पर करता था। और क्योंकि बचपन से उसी इलाके से वो वाकिफ था, इसीलिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने इस आरिफ को यहां पर चुना ताकि इन आतंकियों को वो घुसपैठ करवा सके। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि पहले भी आरिफ ने कई बार जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर की हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा खुलासा ये कि आरिफ के हवाले से एक मोबाइल फोन जो है वो भी यहाँ पर बरामद हुआ है, जिसमें एक सिम कार्ड जो है वो नहीं था। जी